हाँ जी, आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमें अकाउंटिंग सीखनी है कि अगर कोई एनजीओ है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है। ठीक है, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होगा दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं, जो एनपीओ यूज करते हैं। बेसिकली एनपीओ का मतलब क्या है? ये संस्थाएं जो स्थापित करी जाती है, बनाई जाती हैं, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज सोशल वेलफेयर। किसी भी रूप में बनाई जाए लेकिन इनका मुद्दा यही होगा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा, ये कहीं ना कहीं से वेलफेयर चाहती हैं। ठीक है, कोई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में कवर होते हैं? नॉट फॉर मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल स्कूल्स आर कवर्ड, कॉलेजेस आर कवर्ड अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी ना किसी ट्रस्ट के रूप में होती हैं, कुछ सोसाइटीज बनाई जाती हैं। मतलब कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उसको रजिस्टर करा लेते हैं और वहां पर सरकार को बताते हैं कि जी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट इनको सबसे बड़ा बेनिफिट दे रही थी, दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। अगर कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, ना उस पर जीएसटी लगता है, ना उस पर इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, तो जब इनको टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाती है तो ये और ज्यादा फ्रीली काम कर पाते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पर ये समझना है कि ऐसी संस्थाएं जो हैं, पहली चीज कुछ एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं। स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। ठीक है, कहीं देखा होगा आपने, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, मतलब प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कम होते हैं, ज्यादातर ये एनपीओ के अंदर ही होते हैं। ठीक, क्योंकि बड़े बड़े लैंड पर बनाई जाती हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो ये सारे गवर्नमेंट की लैंड्स होती हैं। तो गवर्नमेंट लैंड इन्हें तभी देती है जब ये एज एन एनपीओ काम करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता तभी। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप वैष्णो देवी मंदिर कह लो, कोई गुरुद्वारा कह लो, ठीक है, टेम्पल्स कह लो, किसी भी तरीके के, ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। कुछ एनिमल्स के लिए एनजीओ बनाई जाती हैं, बीइंग ह्यूमन, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि सबसे पहले इनके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, इनके पास पैसा आता कहाँ से है। ठीक है, एंड उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जिसको ये समझ आ गया यहाँ पर कि भाई सोर्स ऑफ फंड जो है, जो पैसा एनपीओ के पास आ रहा है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बस हमारी एनपीओ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। आप जो पैसा आ रहा है उसका सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको जानना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड्स हमारे पास क्या है? डोनेशन। एक किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था को, ठीक है, मैक्सिमम जो रिवेन्यू आता है दैट इज फ्रॉम डोनेशन। ठीक है, और दूसरा दूसरा है सब्सक्रिप्शंस। किसी एनजीओ की सर्विस लेने के लिए लोग मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है, सर्विसेज की। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लिया या कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया, तो रेगुलर बेसिस पे लोग पैसा देते हैं और उस एनपीओ की सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं, किसी हेल्थ क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो रूटीन इनकम्स होती हैं। इस तरीके से एनपीओ के पास पैसा आता है। और रेंट, लॉकर रेंट्स। कई एनपीओ लॉकर फैसिलिटीज देते हैं कि भाई आप उनका लॉकर ले लो, वो आपका जो संपत्ति है उसको बहुत सुरक्षित, बहुत सेफली अपने पास रखते हैं, तो वो रेंटल इनकम हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट इनको ग्रांट्स देती है, गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिलती है, पैसा देती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज। ठीक है, फिर आपने एक और चीज सुनी होगी, लीगेसी। ठीक है, लीगेसी फंड, लीगेसी फंड में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अपनी विल में डोनेट कर देता है एनपीओ को सारी संपत्ति अपनी, तो दैट इज कॉल्ड लीगेसी फंड। ठीक है,
कि भाई अपनी जो भी विल लिख दिया किसी ने, भाई मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति एनपीओ को दे दी जाए, तो वो लीगेसीज जो है एनपीओ के नाम पे ट्रांसफर हो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सेल ऑफ आइटम्स, जैसे एनपीओ अपनी जो भी आइटम्स है, फॉर एग्जांपल बुक्स हो गई, ठीक है, या फिर कोई छोटी छोटी चीजें बना रही है एनपीओ, ठीक है, तो वो सेल करके कोई भी पैसा आता है, कोई शो हो रहा है तो वहां पे टिकट्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, रिसीट्स, मैच की रिसीट्स आ रही है, टूर्नामेंट रिसीट्स, टूर्नामेंट और एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम उसकी रिसीट्स आ रही है, ये सारे सोर्स ऑफ फंड्स हैं। हमने बस यही समझना है कि इसका इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी मैं लिख देता हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ एन एनपीओ। अब देखिए, एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमें क्या क्या बनाना होता है। देखिए, जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है जर्नल से, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। तो ये जो स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट सब में सेम ही हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या आता है, फाइनल अकाउंट्स। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बनाने वाले, क्योंकि किसी भी एनजीओ का या किसी भी एनपीओ का जो मेन ऑपरेशंस होते हैं वो ट्रेडिंग नहीं होता। उसका मेन ऑपरेशन ही क्या है, जो एक्टिविटी वो करेगी करेगी फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर। तो अब हमें करना क्या है, ये ट्रेडिंग और पीएनएल हटाकर हमने एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि एनपीओ फायदे में है या नुकसान में है। इससे पहले एक और अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें यह बताता है कि भाई हमारे पास एनपीओ में कितना कैश आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, सो दैट हमारे पास कभी भी कैश की डेफिशिएंसी ना रहे। और अगर हमारे पास कैश ज्यादा है तो हम उसे सही जगह इन्वेस्ट करके उसका सही उपयोग करें। एंड लास्ट, बैलेंस शीट इज सेम in case of NPO. So we need to prepare these three statements. First is receipts and payment account, second is income and expenditure account, third is बैलेंस शीट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट अकाउंट, दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या होता है, पैसा आना। पैसा आना मतलब चाहे वो चेक से आ रहा है या कैश आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, पैसा आना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड ऑल पेमेंट्स, ठीक है। रिसीट्स मतलब पैसा आना, पेमेंट्स मतलब पैसा जाना, पैसा जाना, चाहे वो कैश जा रहा है, चेक से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है। तो कई लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, रिलेट करते कैश बुक से, ठीक है। देखिए, कैश बुक और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इक्वल नहीं होते, क्योंकि कैश बुक आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स बताती है, ठीक है, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट के अंदर इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपका एंड ऑफ द ईयर बनता है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का टोटल आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे साल में स्टेशनरी के लिए आपने कितना पैसा दिया, पूरे साल में आपने कितने लोग कितनी सैलरी दी। लेकिन अगर यही कैश बुक में अगर आप देखें तो वहां डेट वाइज आएगा, इस डेट को इतना दिया, इस डेट को इतना दिया। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल आएगा पूरे साल का, ठीक है। मैं जरा आपको फॉर्मेट की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, दिस इज द फॉर्मेट। यहाँ पे डेट कॉलम नहीं होता, पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स कॉलम, ठीक है। अगर मैं यहाँ डेबिट भी लिख सकता हूँ इफ आई एम यूजिंग द वर्ड पर्टिकुलर्स, नहीं तो वैसे रिसीट साइड होती है, दिस इज कॉल्ड रिसीट्स। यहाँ आता है अमाउंट, दिस इज पेमेंट साइड, लेकिन अभी मैं यहाँ पर भी पर्टिकुलर से लिख रहा हूँ, दिस इज पेमेंट साइड। जितनी भी पेमेंट मैंने करी यहाँ आता है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस किस किस चीज का आता है, हमारे पास कैश कितना है, हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, एंड सेकेंड इज एफडीज, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स है बैंक में। उसके बाद किसी भी तरीके से कोई भी पैसा आ रहा है वो यहाँ आ जाता है, टू ऑल रिसीट्स, और यहाँ पर बाय ऑल पेमेंट्स।
देखिए कई बार हमारा ओपनिंग बैलेंस यहां भी आ सकता है, ठीक है, बैलेंस बीडी, लेकिन ये बैलेंस कौन सा होगा, ये ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। उस केस में बैंक का बैलेंस नेगेटिव होता है, तो हम वो यहाँ पेमेंट साइड पे दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, 10 लाख रुपए मेरे पास रिसीट्स और आई, और 8 लाख मेरे खर्च हो गए, पेमेंट कर दी, तो मेरा बैलेंस क्या बच जाएगा, 3 लाख। वो यहाँ पर आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, बाय बैलेंस सीडी, कैश, बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, और दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाती है। इस फॉर्मेट को आप नोट कर लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। रिकॉर्ड करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर इनकम। तो यहां पर हम करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, और इफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज मोर देन करंट ईयर इनकम, अगर आपका करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर की इनकम से ज्यादा है, तो ये दिखाता है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम जो है शॉर्ट हो गई है और आपके खर्चे ज्यादा हैं। लेकिन इफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज लेस, इसका मतलब करंट ईयर इनकम ज्यादा है और करंट ईयर के खर्चे कम है, तो दिस अकाउंट विल शो यू सरप्लस। ठीक है, सरप्लस इज अ गुड न्यूज और डेफिसिट इज अ बैड न्यूज। ठीक है, अब यहां पर आता है ये जो करंट ईयर मैंने लिखा है ना, सी वाई करंट ईयर, इस पर बड़ा फोकस है। हालांकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो भी हम वो उसमें भी करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर की इनकम से लेते हैं, लेकिन जब एक नॉर्मल आदमी व्यापार कर रहा होता है तो उसके अंदर जो उसमें जो ट्रांजेक्शन होती हैं और एक एनपीओ के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। मतलब एक एनपीओ के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका फॉर्मेट बनाकर आपको दिखाता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021। लेफ्ट साइड इज एक्सपेंडिचर साइड, कहते हैं ना डेबिट साइड, तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखते नहीं है, आप चाहो तो लिख दो, लेकिन ऐसा कोई मैंडेट नहीं है क्योंकि आप मेंशन कर रहे हो एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है, अब यहां पर आता है टू ऑल एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हो, लाइक आप सैलरी दे रहे हो, कोई प्रिंटिंग और स्टेशनरी के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, ठीक है, कोई टूर्नामेंट कराया या कोई प्रोग्राम कराया उस पर खर्चा, हर तरह का खर्चा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो खर्चा क्या होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एक ही कंडीशन है, दैट शुड बी रेवेन्यू नेचर, दैट शुड बी रेवेन्यू नेचर। ये रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है, रूटीन एक्सपेंसेस होने चाहिए, रूटीन इनकम। आपने कोई एसेट ली वो भी एक्सपेंडिचर है, बट दैट इज नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। ठीक है, तो ये बात याद रहे, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, हम 11th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं कि भाई ऐसे खर्चे जो रूटीन ऑपरेशंस पे खर्च हो रहे हैं, जिनके बेनिफिट जो हैं वो विद इन अ पीरियड, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाय ऑल इनकम्स, रेवेन्यू और इनकम्स। ठीक है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर दिस अकाउंट विल शो यू सरप्लस, एंड इफ डेबिट साइड इज मोर दिस अकाउंट विल शो यू डेफिसिट। तो दोनों में से एक ही आ सकता है। ठीक है, बाकी हम इसमें क्या क्या आइटम्स आती है उसको डिटेल में भी थोड़ी देर बात करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो पहले। अब लास्ट है हमारा बैलेंस शीट बनानी है हमें। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर हमें ये दिखाना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी एनपीओ के पास कितनी एसेट्स हैं और उसकी लायबिलिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं नॉर्मल बिजनेस की।
राइट साइड इज एसेट साइड, लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड, ठीक है। और यहां पर हम अपनी जो भी एसेट्स होती हैं लाइक फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स अगर हमने कोई कर रखी हैं, करंट एसेट्स, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल फंड जो होता है, कैपिटल फंड लेते हैं, दैट वी कॉल कैपिटल। अच्छा, इसको एक और वर्ड इसके लिए यूज करा जाता है, दैट इज कॉर्पस, ठीक है। इसको हम कॉर्पस फंड भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी सरप्लस है वो इसी में ऐड हो जाता है, कोई डेफिसिट है तो वो इसी में से लेस होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो लायबिलिटीज हैं दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाती हैं, अगर हमने कोई लोन्स वगैरह लिए हुए हैं। और करंट लायबिलिटीज है तो यहाँ करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं। सो दीज आर दी फॉर्मेट्स। तो कुछ भी नया नहीं है फॉर्मेट्स के अंदर, सब कुछ सिमिलर ही है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, और क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। जब एनपीओ के पास कोई पैसा आता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम उठाने वाले हैं डोनेशन का टॉपिक। डोनेशन क्या होता है, कोई भी किसी भी तरीके का दान जो एनपीओ को मिलता है, ठीक है। तो अब ये डोनेशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज जनरल डोनेशन, किसी ने पैसा दिया, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये पैसा वो किस लिए दे रहा है, ठीक है, वो जनरली आपको डोनेट कर गया कुछ भी अमाउंट, ठीक है। दैट इज अ रूटीन इनकम, ये हमारी रूटीन इनकम है, और इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करी जाती है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में, गुरुद्वारों के अंदर जो भी पैसा वहां पर आप डालकर आते हैं, डोनेट करके आते हैं, वो सारा उनकी इनकम में काउंट होता है। एंड सेकंड इज स्पेसिफाइड डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनपीओ के अंदर कोई बिल्डिंग बन रही थी और उसके लिए आपने कोई पैसा डोनेट कर दिया। कोई टूर्नामेंट होने वाला है किसी स्पोर्ट्स क्लब का, आप उसके लिए कोई पैसा डोनेट कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा पर्पस स्पेसिफाई हो गया, अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर वो पैसा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हुआ है तो उसका यूटिलाइजेशन, उसका अलोकेशन भी उसी पर्पस के लिए करा जा सकता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। दिस इज नॉट एन इनकम। अगर सपोज मैं आपको, आप एनपीओ और मैं आपको 10,000 रुपए देके जा रहा हूँ और बता के नहीं जा रहा किस लिए देके जा रहा हूँ, तो वो आपकी इनकम हुई। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि ये जो 10,000 दे रहा हूँ भाई, इसका आपने लंगर कराना है, ठीक है, तो दैट विल बी अ स्पेसिफिक डोनेशन, तो आप उसका लंगर ही कराओगे। या आपने कोई बिल्डिंग बनवानी है, आपने किसी पर्टिकुलर कोई टूर्नामेंट मैच करवाना है, उसके लिए मैं पैसा दे रहा हूं, तो ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो पैसा जो आपको मिला है वो तब तक आपके लाइबिलिटी जब तक आप उस पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज ना कर लो, तो ये आपके लिए इनकम नहीं है। दिस इज, इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब जब ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कहां जाती है, लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन आपको मिलता है तो आपको उसको लाइबिलिटी में शो करना है। अब दूसरी बात, एनी एक्सपेंस ऑन स्पेसिफाइड पर्पस, अगर कोई भी खर्चा हो रहा है उस स्पेसिफाइड पर्पस के ऊपर, तो वो आपने डिडक्ट करना है, डिडक्ट फ्रॉम सच स्पेसिफाइड फंड। आपने उसी ही स्पेसिफाइड फंड से डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 लाख रुपए मिले कि भाई क्रिकेट का मैच करा रहे हो, उसके लिए मैं क्रिकेट के लिए डोनेशन दे रहा हूं, किसी ने मुझे दे दिए, मेरी एनपीओ है 10 लाख। अब क्रिकेट पे कोई खर्चा हुआ तो वो पैसा, सपोज 8 लाख का खर्चा हुआ,
तो वो 8 लाख का खर्चा इसी डोनेशन में से लेस हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो फंड बचा वो 2 लाख बच गया। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल उससे कुछ कमाई भी हो रही है, एनी इनकम फ्रॉम सच स्पेसिफिक पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए कोई पैसा मिला था, फॉर एग्जाम्पल मैच के लिए पैसा मिला, तो मैच की टिकट्स भी बिकती हैं, है ना? तो आपने उस टिकट से आए हुए पैसे को या किस कहीं उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज करके कोई कुछ कमाया है, वो आप ऐड कर देंगे, ऐड टू स्पेसिफिक फंड, सच स्पेसिफिक फंड। इसका मैं जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अब आपको बिल्डिंग के लिए फंड मिल गया। अब जब आपको बिल्डिंग के लिए फंड मिला, लेट से कोई आपको 20 लाख रुपए दे गया, तो ये आपकी लाइबिलिटी में चला गया जी, बिल्डिंग के लिए पैसा मिला। अगर आप नॉर्मल एक्सपेंस करते हो तो आपको कोई एसेट जनरेट नहीं होती है ना, जैसे आपने मैच पे खर्चा किया तो खर्चा चला गया, वो एक्सपायर हो गए एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, सपोज 15 लाख रुपए आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में लगा दिए, तो आप देखो ये एक्सपायर नहीं हुआ, इससे आपकी एक एसेट जनरेट हो गई। ठीक है? तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर फंड को यूज करके कोई लॉन्ग टर्म एसेट बनाई है, आई रिपीट, किसी पर्टिकुलर फंड को यूज करके कोई लॉन्ग टर्म एसेट बना लिया, कोई फिक्स्ड एसेट बना लिया है, तो उस केस में जितना पैसा उस बिल्डिंग में उस फिक्स एसेट में आपने लगाया, उतना ही पैसा आप कैपिटल फंड में भी ऐड कर दोगे, क्योंकि वो पैसा एक्सपायर नहीं हुआ, उससे आप ही की एनपीओ के लिए एक एसेट जनरेट कर दी गई है। आई रिपीट, अगर आप नॉर्मल एक्सपेंस करते हो तो आप लेस करो, सिर्फ फंड कम हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई फिक्स एसेट बना रहे हो तो उस फंड में से लेस तो करोगे, लेकिन उतना ही पैसा आप कैपिटल फंड में ऐड कर दो, क्योंकि आपने उसे, ठीक है, नॉट एक्सपायरेबल एसेट जनरेट करी है, जिसके बेनिफिट्स आपको लंबे समय तक मिलेंगे, और वो एनपीओ की एक प्रॉपर्टी आपको मिल गई है एक तरह से। ठीक है? ये मैं लिखवा भी रहा हूं, इफ एनी फिक्स्ड एसेट इज क्रिएटेड by using such fund, ठीक है, add to capital fund equal to amount utilized on such asset। इसमें कोई सृष्टि से डाउट है तो पूछो पहले, अभी वैसे डाउट तो होगा, क्योंकि अभी इसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं।